मैं सहज भाव से पूछता हूं, भूख लगी है? आप सिर्फ एक अंडा नहीं खा सकती। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दामाद जी, इस अंडे को अपने चेहरे पर लगा लो, इससे तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। मैं सुन रह जाता हूं। शायद मैंने खुद गौर नहीं किया था, पर आज अपनी सगी मां के हाथों पिटने के बाद भले ही मैं शांत था, पर मुझ पर बर्फ सी एक परत जमी थी जिसने मुझे दुनिया से अलग कर दिया था। बूढ़ी औरत की इन बातों ने उस बर्फ को पिघला दिया और मेरी आंखों में फिर से गर्माहट लौट आई। फिर मैं अपना फोन देखता हूं और उसकी पोती का चैट अचानक बदल जाता है। 3 लाख युआन का ट्रांसफर आ चुका है। साथ में एक नोट है, ये एक हफ्ते के रहने खाने का खर्च है। अगर ये कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं अपना अधूरा मैसेज देखता हूं और उसे दोबारा लिखता हूं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अचानक इस सब में क्यों पड़ रहा हूं। मैं खुद को समझाता हूं कि शायद उसने पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं। वहीं लॉकवुड हाउस में फ्रैंक का गाल बुरी तरह सूजा हुआ है। मुक्के का निशान साफ दिख रहा है। लिंडा अपना सिर झुका लेती है। वो बदतमीज लड़का जरूर उसे जलन हो रही होगी कि तुम सिंडी से शादी करने वाले हो। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि रेयान को कड़ी सजा दें। तभी सोफिया अपना बीमार शरीर घसीटते हुए नीचे आती है। उसकी आवाज कमजोर है पर लहजा सख्त है। रेयान उस तरह का इंसान नहीं है। जरूर तुमने ही उसे उकसाने के लिए कुछ किया होगा। ये देखकर फ्रैंक न चाहते हुए भी अपनी चाल बदल देता है। माँ, क्या आप डॉक्टर रे को हाइजीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर बुला सकती हैं? सोफिया तुरंत सख्ती से मना कर देती हैं। फ्रैंक, तुम निजी फायदे के लिए पुराने एहसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी डॉक्टर रे ने इन सालों में हमारे परिवार की कंपनी के लिए जरूरत से ज्यादा किया है। फ्रैंक को जरा भी हैरानी नहीं होती। हाइजीन यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। शायद डॉक्टर रे खुद वहां जाना चाहें। हम बस उन्हें इस स्कूल से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। इसे बरसों की उनकी मदद का बदला चुकाना ही समझिए। सोफिया को ये बात सही लगती है, इसलिए वो फोन निकालती है और व्हाट्सएप खोलती है। मैं उनसे पूछ लूंगी। फ्रैंक सोफिया के पास बैठता है और कहता है, डॉक्टर रे ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एहसान का हर कर्ज कब का चुकाया जा चुका है। क्या हमें उनके लिए एक दावत नहीं रखनी चाहिए? तब आप उनसे खुद पूछ सकती हैं। क्या वो बेहतर नहीं होगा? डॉक्टर रे हमेशा सोफिया की बात मान लेते हैं। अगर वो आ गए तो फ्रैंक उनका स्टूडेंट बनने का प्रस्ताव रख सकता है और डॉक्टर रे यकीनन मना नहीं करेंगे। सोफिया उसकी बातों में आ जाती हैं। वो डॉक्टर रे को मैसेज करती है, रे, क्या तुम्हारे पास मिलने आने का समय है? जैसे ही मैं ये मैसेज देखता हूं, मेरा दिल हलक में आ जाता है। सोफिया अचानक क्यों मिलना चाहती है? क्या उसकी तबीयत और बिगड़ गई है? उसकी खांसी के बारे में सोचकर मैं फिक्र से भर जाता हूं और बाहर जाने के लिए खड़ा होता हूं। हाँ, मैं अभी आता हूं। पर जैसे ही मैं निकलने लगता हूं, व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आता है, अभी नहीं, मैं बस शनिवार को ओवरटाइम काम कर रही थी। सोचा तुम्हें खाने पर बुला लूं। तभी मुझे एहसास होता है कि फिक्र ने मेरी सोचने की शक्ति छीन ली थी। 10 साल पहले की बात याद करके जब मुझे लॉकवुड हाउस से बाहर निकाला गया था, मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। इन सब सालों के बाद मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए। मैं जवाब देता हूं, दावत मेरी तरफ से होगी, शनिवार शाम 6 बजे मिलते हैं। फिर मैं एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजता हूं। सोफिया से बात करने के बाद मैं देखता हूं कि ओलिविया ने दादी के ख्याल रखने के बारे में कुछ निर्देश भेजे हैं। ये देखकर मैं चुपके से मेहमानों वाले कमरे में जाता हूं और ओलिविया के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं। पास की ही एक सड़क पर पूरी सुख सुविधाओं वाली 2 गाड़ियां चुपचाप खड़ी हैं। ओलिविया सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। अचानक व्हाट्सएप की घंटी बजती है। ओलिविया अपना फोन उठाती है और उसके हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहने वाले चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। फैमिली डॉक्टर पूछता है, क्या मिसेस सुलिवन को कुछ हुआ है? ओलिविया अपने होंठ दबाती हैं और उसे देखने के लिए वीडियो आगे बढ़ा देती है। वहां मिसेज सुलिवन एक फूलों वाली चादर पर शांति से सो रही हैं। अभी रात के सिर्फ 9 बजे हैं। आमतौर पर अगर वो रात 1 बजे से पहले सो जाएं तो ये उनके लिए बड़ी बात होती है। फैमिली डॉक्टर हैरान रह जाता है। मिसेज सुलिवन वाकई इस नौजवान के साथ अलग बर्ताव कर रही हैं। अगर वो उनके साथ रह सके तो उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अगली सुबह मुझे ओलिविया का मैसेज मिलता है। हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ओलिविया को लगने लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। वो अचानक पूछती है, क्या मैं आज रात दादी से मिलने आ सकती हूँ? बेशक, आपका कभी भी स्वागत है। फिर मैं उसे अपना पता भेज देता हूँ। इस बीच बाहर मैं बोर होकर इंतजार कर रहा हूँ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और एक जाने पहचाने चेहरे से मिलता हूँ। ये सिंडी है। उसका वो कोमल चेहरा जो मुझे याद था अब मुझे घूरते हुए सख्त हो चुका है। कॉलेज में मैं हमेशा अकेला रहता था, जबकि सिंडी काफी मिलनसार थी। वो लगभग मेरी इकलौती दोस्त थी, पर अब हमारे बीच हालात अजीब हैं। मैं हिचकिचाता हूँ और फिर कहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सिंडी मजाक उड़ाते हुए हंसती है। फ्रैंक ने मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में सब बता दिया है। तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया, जबकि मैं एक बेवकूफ की तरह 4 साल तक तुम्हारे जैसे इंसान के पीछे भागती रही? क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा था? मेरा सीना ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कोई बड़ा हाथ मेरे दिल को भींच रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल की दोस्ती इतनी आसानी से टूट सकती है।
मैं दूरी बनाने के लिए पीछे हटता हूं, पर सिंडी आगे बढ़कर सवाल करती है, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं एक फीकी हंसी हंसता हूं। नहीं, मैं जाने के लिए मुड़ता हूं। चूंकि वो मेरी हकीकत को नीची नजरों से देखती है, इसलिए ये दोस्ती निभाने लायक नहीं है। मेरा ये फैसला न जाने क्यों सिंडी को चिढ़ा देता है। मुझे खुद से दूर जाता देख वो बिना सोचे मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। तुम नहीं जा सकते। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूं और कुछ। सिंडी का चेहरा तन जाता है और उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसे समझ नहीं आता, हाथ तो उसने पहले छोड़ा था, तो फिर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे छोड़ा जा रहा है। तभी मुझे उसकी ताना मारती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी भी यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें अब तक कोई असली नौकरी नहीं मिली है ना? क्यों ना तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ? मैं उसका हाथ झटक देता हूं और सख्ती से मना कर देता हूं। मुझे डर है कि मैं उस काबिल नहीं हूं, पर सिंडी अड़ी रहती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस के पास मेरा एक अपार्टमेंट है, तुम्हें बस वहां रहना है और मेरी रोज की जरूरतों का ख्याल रखना है। महीने के 50,000 युआन, क्या ये काफी है? मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ जाती हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पालतू आदमी बनकर रहूं? सिंडी मजाक उड़ाती है। तुम यकीनन उस काम के लायक हो। आखिर तुम्हारी माँ खुद भी तो एक रखेल ही थी। तुम बचपन से इसी माहौल में पले बड़े हो। इसे खानदानी पेशा ही समझ लो। मुझे यकीन है तुम इसमें माहिर होगे। ये सुनकर मैं उसे जमीन पर पटक देता हूं और उसे नफरत से देखता हूं। बस बहुत हुआ। पर खड़े होने के बाद वो गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूं। मन बदल जाए तो कभी भी मेरे पास आ जाना। इतना कहकर सिंडी वहां से चली जाती है। मैं खुद पर ही एक कड़वी हंसी हंसता हूं। उस शाम ओलिविया समय पर काम खत्म करके हाथ में दवाइयां लिए उस पुराने इलाके में पहुंचती है। वो व्हाट्सएप पर भेजे गए पते वाले दरवाजे को खटखटाती है। दादी को सेहतमंद देख ओलिविया चैन की सांस लेती है और आसपास देखती है। हालांकि ये सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर का 2 कमरों का छोटा सा घर है, पर यह काफी साफ और आरामदायक है। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आती है। अंदर कोई नहा रहा है। ओलिविया झटके से अपनी नजरें हटा लेती है। फैमिली डॉक्टर उसके पीछे अंदर आने ही वाला होता है कि वो उसे रोक देती हैं। मुझे सामान दो और गाड़ी में इंतजार करो। ओलिविया जल्दी से दादी का ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन और बाकी सब चीजें चेक करती है। शायद इसलिए क्योंकि दादी कल रात चैन से सोई थी। सारे रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। पुरानी मिसेज सुलिवन गर्व से बोली, मेरा नाती दामाद मेरा बहुत ख्याल रखता है। जो दिख रहा है वही सच है। आखिरकार ओलिविया को राहत मिली। अपना सामान समेटने से पहले उसकी नजर एक बार फिर बाथरूम की तरफ गई। जब आप ठीक हैं तो अब मुझे चलना चाहिए। यह सुनकर पुरानी मिसेज सुलिवन हैरान रह गई। तुम रात के खाने के लिए नहीं रुक रही हो? मेरा नाती दामाद बहुत अच्छा खाना बनाता है, यह ठीक नहीं होगा। ओलिविया ने डॉक्टरी का सामान नीचे रख दिया। इसे यहीं रहने दो। पुरानी मिसेज सुलिवन की नजरें घूमी। इसे ले जाओ, मेरे नाती दामाद को इसे चलाना नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर फेंग यहां आए। मैं चाहती हूं कि तुम हर रोज मेरा चेकअप करने आओ। जैसे ही ओलिविया कुछ कहने वाली थी, बाथरूम का नल अचानक बंद हो गया। वो फौरन उठी, अपना सामान उठाया और घबराकर बाहर निकल गई। मैं जा रही हूं, कल आऊंगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं पूरे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आया। आपकी पोती कहाँ है? वो चली गई और उसने कहा कि यह ठीक नहीं होगा। वो बहुत ही संस्कारी बनती है और हमेशा मुंह फुलाए रहती हैं। नाती दामाद, क्या इसीलिए तुम उसे पसंद नहीं करते? वो खुद को बदल सकती है। मैं आपका नाती दामाद नहीं हूं। हाँ तुम हो। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। पिछले 2 दिनों में मुझे वो बुढ़िया बहुत प्यारी लगी। वो हमेशा मेरी हर बात मान लेती है, सिवाय से एक बात के जिस पर वो पूरी तरह अड़ी हुई है। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया ने अचानक कहा कि वो कुछ कपड़े लेने घर जाना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी पोती को मैसेज करके घर का पता पूछा। लेकिन जैसे ही मैंने लोकेशन खोली, मैं सन्न रह गया। स्टेट नंबर 1, क्या यह सुलिवन परिवार का बंगला नहीं है? शहर का सबसे अमीर इलाका। मुझे लगा था कि वो छोटी मोटी किसी कोठी में रहती होगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सुलिवन का घर होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैंने नक्काशीदार काले रंग के उस बड़े से शाही गेट को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, दादी क्या यह आपका घर है? वो बुढ़िया नींद में लग रही थी। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। नाती दामाद मुझे याद नहीं आ रहा। हार मानकर मैंने उसकी पोती को मैसेज किया। उसने तुरंत जवाब दिया, वहीं रुको, मैं अभी आती हूं। थोड़ी देर बाद हमारे सामने एक लग्जरी कार रुकी। फ्रैंक और लिंडा पिछली सीट से उतरे और हमारी तरफ दौड़े। लिंडा के माथे पर गहरी शिकन थी। रेयान, सच में तुम ही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आज फ्रैंक के साथ सुलिवन परिवार से मिलने आई थी। दूर से ही उसने किसी को सुलिवन परिवार के गेट पर मंडराते हुए देख लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मैं ही होऊंगा। फ्रैंक ने सुलिवन परिवार के बंद गेट की तरफ देखा। रेयान, क्या तुम यहाँ फिर से मिस सुलिवन को परेशान करने आए हो? उसके इतना कहते ही लिंडा भड़क उठी। ओ नीच इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सा दिन है? अभी यहां से दफा हो जाओ। अगर तुमने फ्रैंक की सगाई खराब की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हालांकि मुझे उनसे नफरत थी, पर दादी की वजह से मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबाया और समझाया कि मैं एक बुजुर्ग महिला को घर ला रहा हूं। हम रास्ता भटक गए थे। फ्रैंक के मुंह से अचानक निकला,
क्या यह तुम्हारी बीवी की दादी है? गुस्सा दबाया वो और इसी समझाया कि मैं एक बुजुर्ग महिला को घर ला रहा हूं। हम रास्ता भटक गए थे। फ्रैंक के मुंह से अचानक निकला, क्या यह तुम्हारी बीवी की दादी है? वो इस इलाके में कैसे रह सकती हैं? मैंने पलटकर जवाब दिया, क्यों नहीं रह सकती? लिंडा ने मुझे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। नाटक बंद करो, जैसे तुम्हारी उस गरीब बीवी की दादी यहां रह सकती हो। वो उस बुढ़िया की तरफ मुड़ी। ओ बुढ़िया, जरा मुझे भी बताओ, तुम कौन से विला नंबर में रहती हो? मैंने त्योरियां चढ़ाई और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बुढ़िया अचानक खड़ी हो गई। मुझे अब याद आया, मैं यहीं रहती हूँ। नाती दामाद, मेरे साथ घर चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सुलिवन गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट अभी भी करीब 100 मीटर दूर था, लेकिन हम मुश्किल से 2 कदम ही चले थे कि फ्रैंक बोल पड़ा, रयान, तुमने ये सारे बहाने इसलिए बनाए ताकि तुम इस बुढ़िया को ढाल बनाकर सुलिवन के घर में घुस सको। मेरे कदम डगमगा गए और मैंने सुलिवन की हवेली की तरफ गौर से देखा। जब मैंने उस आलीशान गेट को देखा तो मेरे मन में थोड़ा शक हुआ, पर मैं व्हाट्सएप वाली उस शरीफ पोती और उस पत्थर दिल ओलिविया के बीच कोई रिश्ता नहीं जोड़ पा रहा था। शायद बुढ़िया को कोई गलत फहमी हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ पक्का करता, लिंडा अचानक आगे बढ़ी और उस बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें सुलिवन के घर में हंगामा नहीं करने दूंगी। मैं चौंक गया। मैंने एक हाथ से दादी को बचाया और दूसरे हाथ से लिंडा को पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। यह क्या किया? लिंडा लड़खड़ाकर पीछे गिरी। खुद को संभालने के बाद वो गुस्से में चिल्लाने लगी, ओ एहसान फरामोश लड़के, तुम्हारी इस बुढ़िया के लिए अपनी ही मां पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बुला रही हूं। मैंने उसे अनसुना किया और फौरन दादी की तरफ देखा। उसे पहले कभी इस तरह की गालियां नहीं दी गई थीं। और हुआ भी यही, वो गुस्से से पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मैंने फौरन उसे सहारा दिया और उसकी जेब से दिल की इमरजेंसी वाली दवा निकाली। लेकिन जब मैंने शीशी खोली तो वो खाली थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी बहुत कमजोर हैं, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो। उन्हें हाथों से सीपीआर देना ठीक नहीं होगा। दवा देना ही सबसे सही रहेगा। मैंने फौरन गेट की तरफ देखा। सुलिवन परिवार के पास दवा जरूर होगी। अगर दादी सुलिवन नहीं भी हैं, तो भी वो उनकी मेहमान है। वो उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैंने दादी को उठाया, पर फ्रैंक ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। रयान, ऐसा मत करो, सुलिवन तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। उसने उस बुढ़िया को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। इस पल मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी आंखों में भयानक गुस्सा उमड़ रहा था। मैंने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया, पर अगले ही पल उसने मेरा पैर मजबूती से पकड़ लिया। लिंडा जमीन पर बैठी बेशर्मी से मुझे पूरी ताकत से पकड़े हुए थी। मैं गुस्से से कांप रहा था। मेरी गोद में दादी थी, इसलिए मैं उस वक्त खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी एक काले रंग की कार धीरे से वहां आकर रुकी। ओलिविया बाहर निकली और कड़क आवाज में पूछा, तुम सब यह क्या कर रहे हो? फ्रैंक तुरंत बोल पड़ा, मिस सुलिवन, यह रयान है। यह जानबूझकर एक मरते हुए इंसान को यहां लाया है ताकि सुलिवन खानदान के साथ धोखाधड़ी कर सके। उसे रोकने में मेरी ही गलती है। यह सुनकर ओलिविया ने देखा कि जिसे मैंने पकड़ा हुआ है वो उसकी अपनी दादी है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो हमारी तरफ दौड़ी। दादी ओलिविया के सबसे करीब थीं, लेकिन सालों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और ओलिविया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरे पास सफाई देने का वक्त नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इनकी दवा खत्म हो गई है। अगर समय पर दवा मिल गई तो ये ठीक हो जाएंगी। ओलिविया ने अपने होंठ भींचे, मुझसे दादी को लिया और बिना पीछे मुड़े हवेली के अंदर भाग गई। मैं पीछे नहीं जा सका क्योंकि लिंडा अभी भी मेरा पैर पकड़े बैठी थी। फ्रैंक को अब भी बुढ़िया की पहचान पर शक था, पर लिंडा ने मुझे छोड़ा, अपने कपड़े झाड़े और नफरतिन से बोली, तो यह इसकी चाल थी उस बुढ़िया को यहां लाकर सुलिवन के गेट पर हंगामा करना। तभी सुलिवन हवेली का गेट खुला और सिंडी बाहर आई। फ्रैंक का चेहरा चापलूसी से भर गया। सिंडी, तुम्हें पार्किंग में मेरा इंतजार करना चाहिए था। तुम यहां गेट तक क्यों आ गई? सिंडी ने जबरदस्ती प्यार जताया। मुझे डर था कि पहली बार आने पर तुम कहीं रास्ता न भटक जाओ। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उसका प्यार तुरंत नफरत में बदल गया। रयान, क्या तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा इरादा बदल गया है? मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और खामोश रहा। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया था तो तुम फोन कर सकते थे। किसने कहा कि तुम सुलिवन हवेली आ सकते हो? क्या तुम्हारे जैसा नाजायज बेटा इस गेट के अंदर कदम भी रख सकता है? सिंडी ठंडी हंसी हंसी, पर अगर तुम सच में अंदर जाकर देखना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है। सिंडी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, फ्रैंक बीच में बोला। रेयान अपनी बीवी की दादी का इंतजार कर रहा है। उस बुढ़िया को अभी दिल का दौरा पड़ा था और मिस सुलिवन उन्हें अंदर लेकर गई हैं। सिंडी की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे। कैसी बीवी? रेयान, वो औरत कौन है? मैंने उसे चिढ़ाते हुए देखा। सिंडी, मेरी बीवी कौन है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझसे मतलब नहीं है? जरा देखूं तो मेरी मर्जी के बिना तुमसे शादी करने की हिम्मत कौन करता है? फ्रैंक ने झट से जवाब दिया। रेयान की मां के मुताबिक वो कोई सड़क छाप लड़की है। सिंडी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो तुमने खुद को इस तरह बर्बाद किया है। ठीक है, एक नाजायज बेटा और एक सड़क छाप लड़की, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। फ्रैंक आग में घी डालने का काम करता रहा। रेयान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
इसीलिए वो बार बार मिस सुलिवन को परेशान कर रहा है। मैं बेरुखी से मुस्कुराया। फ्रैंक, तुम खुद को लॉकवुड परिवार का वारिस कहते हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? यह सुनकर फ्रैंक का चेहरा उतर गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे पता है कि तुम मुझसे और सिंडी से बदला लेना चाहते हो, लेकिन मिस सुलिवन की शादी को काफी समय हो चुका है। तुम्हें किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सिंडी आगबूला हो गई। वो पिछले 2 दिनों से मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। उसे लगा था कि अगर मैं भीख मांगता हुआ वापस आया तो शायद वो मुझे माफ कर दे, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी हो चुकी है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ वो बुरी तरह भड़क गई। मुझे पता था, वरना तुम्हारी बीवी की दादी मेरे दरवाजे पर आकर क्यों गिरती? तो तुम मेरी बुआ के जरिए यहां पहुंचे हो रेयान। तुम कितने बेशर्म हो सकते हो? वो बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और दरबान से कहा, इसकी शक्ल अच्छे से देख ली। इस चेहरे को याद रखना, या फिर कभी सुलिवन हवेली में कदम नहीं रखना चाहिए। फ्रैंक ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि सुलिवन परिवार में सिंडी की अभी भी काफी चलती हैं। लेकिन तभी सुलिवन परिवार का मुख्य नौकर गेट से बाहर आया। उसने सबकी तरफ एक नजर डाली, फिर वो मेरे पास आया। मिस्टर रेयान, मिस सुलिवन ने आपको अंदर बुलाया है। फ्रैंक सन्न रह गया। सिंडी सन्न रह जाती है। मैं सिर उठाकर दरबान की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखता हूं। तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? दरबान सिंडी को देखता है और बिना झिझक गेट खोल देता है। वो अच्छी तरह जानता है कि सुलिवन परिवार का असली मालिक कौन है। घर में घुसते ही सिंडी और फ्रैंक पीछे छूट जाते हैं। लिंडा मुझे घूरती है। मिस सुलिवन शायद बस चाहती हैं कि तुम अपनी दादी को यहां से ले जाओ, उन्हें मिलते ही अक्ल दिखाना और तुरंत निकल जाना। सुलिवन परिवार का कालीन गंदा मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ सब बैठक में पहुंचते हैं। वहां बुजुर्ग मिसेज सुलिवन सोफे की मुख्य सीट पर बैठी दिखती हैं। वो बुजुर्ग महिला गरजती हैं, ओ कलमुही औरत, तू किसे जानवर कह रही है? उन्होंने कीमती कपड़े पहने हैं पर उनका चेहरा अब भी उतरा हुआ है। ओलिविया उनके बाईं ओर सख्ती से बैठी है। लिंडा वहीं जड़ खड़ी रह जाती हैं। फ्रैंक के पैर जवाब दे जाते हैं और वो बस जमीन पर गिरने ही वाला होता है। शुक्र है सिंडी उसे थाम लेती हैं। क्या हुआ तुम्हें? फ्रैंक के हाथ कांप रहे हैं। वो अचानक कड़वाहट से हंसता है। रेयान, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? ये कहा कि वो तुम्हारी बीवी की दादी हैं और हमसे उनकी बेइज्जती करवाई। अचानक मुझे खुद पर कई शक भरी नजरें महसूस होती हैं। तुम जानते थे कि उन्हें भूलने की बीमारी है, फिर भी तुमने उन्हें धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है सुलिवन परिवार क्या है? अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। मेरी आंखें चढ़ जाती हैं। क्या वो सारा ठीकरा मुझ पर फोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि फ्रैंक बच जाए? क्या चाल है? तभी मिसेज सुलिवन एक चाय का प्याला लिंडा पर फेंकती हैं। गरम चाय उस पर गिर जाती है, पर लिंडा चीखने की हिम्मत नहीं करती। बदतमीज कहीं की, मिसेज सुलिवन चिल्लाई। वो मेरा पोता दामाद है। लिंडा दर्द सहते हुए कहती हैं, मेम साहब, उसने आपको धोखा दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूं कि उसकी बीवी कोई गुंडी है। बहस की जरूरत नहीं है, बस उनसे खुद पूछ लीजिए। सिंडी की मां में बोलती है, ओलिविया, क्या ये वाकई तुम्हारा पति है? मैं खामोशी से ओलिविया को देखता हूं और वही जवाब मिलता है जिसकी उम्मीद थी। नहीं, कितनी एहसान फरामोश और धोखेबाज औरत है। मेरी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। फ्रैंक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो राहत की सांस लेता है। लिंडा मुस्कुराती है। मुझे पता था ये सब रेयान की करतूत है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं और बोलने ही वाला होता हूं कि ओलिविया की आवाज फिर गूंजती है। दादी को गलत फहमी हुई थी, इसलिए मैंने मिस्टर रेयान से दादी का ख्याल रखने को कहा था। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काफी देर बाद फ्रैंक सिर झुकाता है। तो ये बात थी। रेयान, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो ये गलत फहमी नहीं होती। मिस्टर फ्रैंक ओलिविया सोफे पर टेक लगाकर बैठती है। उसका अंदाज बेपरवाह है, पर आवाज में रुतबा। दूसरों के पीछे छिपना और गलती होने पर दूसरों पर इल्जाम डालना। क्या सुलिवन परिवार में यही सिखाया जाता है? तुम्हें लगता है मेरा दिमाग चल गया है और मैं तुम्हारी छोटी चालें नहीं समझ सकती? बिना पछतावे के गलतियां करना और दूसरों पर थोपना, तुम दोनों बेहद बेशर्म हो। मिसेज सुलिवन सीधे सिंडी की ओर देखती हैं। ये सगाई तोड़ दो। मैं तुम्हारे पति को स्वीकार नहीं करूंगी। फ्रैंक का शरीर कांप उठता है। उसकी मेहनत से जुड़ी ये शादी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। वो सिंडी की तरफ मुड़ता है, पर वो बस मुझे घूर रही है। शायद मेरी शादी की बात से सदमे में है। फ्रैंक मुट्ठियां भींचकर सिर झुकाता है और सिंडी के पास जाता है। सिंडी, ये मेरी गलती है। तुम फिक्र मत करो। अगर सगाई टूट भी गई तो भी मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाऊंगा जिसका वादा किया था। सिंडी होश में आती है। फ्रैंक को अब भी उसे डॉक्टर रे से मिलवाना है। नई एनर्जी के क्षेत्र में डॉक्टर रे एक बड़ी हस्ती हैं। वो फौरन मिसेज सुलिवन से कहती हैं, दादी माँ, फ्रैंक को समझ नहीं थी। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। वैसे भी दोनों परिवारों में शगुन का लेन देन हो चुका है। अब सगाई तोड़ना ठीक नहीं होगा। मिसेज सुलिवन उसे बड़ी गहराई से देखती हैं। जो भी हो, आखिर सिंडी के माँ बाप ही उसके बारे में फैसला करेंगे। वो अब और शामिल नहीं होना चाहती। पर सिंडी की मां मुस्कुराती हैं। दादी, क्या आप सगाई का तोहफा भूल गई? ये सुनकर मिसेज सुलिवन अपनी पलकें झुका भूल गई।
ये सुनकर मिसेज सुलिवन अपनी पलकें झुका लेती हैं। मैं सिंडी के नाम 1,80,000 ट्रांसफर करवा दूंगी। सिंडी की मां का चेहरा उतर जाता है। पर आपने तो कहा था कि आप नए जोड़े को 2% शेयर देंगी ताकि उन्हें शादी के बाद पैसों की तंगी ना हो। अगर आप पूछें कि सुलिवन परिवार में सबसे अमीर कौन है तो वो यकीनन मिसेज सुलिवन ही होंगी। वो राजधानी के एक बड़े खानदान से हैं और सुलिवन परिवार के 20% शेयर उनके पास हैं। सिंडी की मां ने इस शादी के जरिए उनसे दौलत बटोरने की पूरी योजना बनाई थी। सब तय हो चुका था, पर मिसेज सुलिवन ने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल दिया। मिसेज सुलिवन हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखती हैं। मुझे सिंडी का पति पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं दे रही। फ्रैंक शर्मिंदगी से पीला पड़ जाता है। सुलिवन परिवार में बहुत नौकर हैं। ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। जल्द ही पूरे हाईचिन को पता चल जाएगा कि दादी ने उसे ठुकरा दिया है। अमीर घरानों के लिए इज्जत ही सब कुछ है और दादी ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर उन्हें इसकी परवाह नहीं। अपनी बात कहकर वो मुझे और ओलिविया को अपने पास बुलाती हैं। फिर वो जाने का बहाना बनाती हैं और ओलिविया से अपने पोते दामाद का ख्याल रखने को कहकर वहां से निकल जाती हैं। पलक झपकते ही आंगन में सिर्फ मैं और ओलिविया रह जाते हैं। रात के अंधेरे में ओलिविया और मैं साथ खड़े हैं। जैसे ही मैं बात शुरू करने की सोचता हूं, ओलिविया हिकारत भरी नजरों से मुझे देखती है। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैं भी उसे उतनी ही गंभीरता से देखता हूं। पागल लड़की। ओलिविया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैंने दादी को अपनी बातों में फंसा लिया होगा, जिससे उसे यकीन हो गया कि मेरी नीयत साफ नहीं है। दादी का उससे जुड़ना इत्तेफाक हो सकता है, पर इस आदमी का उन्हें सहारा देना, यह पक्का इसलिए होगा क्योंकि दादी ने गलती से अपनी पहचान बता दी होगी। मैं उसे करारा जवाब देता हूं, पर अपना असली काम नहीं भूलता। मुझे याद है तुमने मैसेज में मदद का वादा किया था। क्या तुम मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलकर हमारी शादी का स्टेटस चेक करोगी? ओलिविया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो चिढ़कर तीखे स्वर में बोलती है, ठीक है चलो, पर अगर ये झूठ निकला तो दादी का बहाना बनाकर मुझे परेशान करना बंद कर देना। तभी खिड़की से दादी झांकती हैं। ओ नटखट लड़की, क्या तू मेरे पोते दामाद को तंग कर रही है? ये सुनकर ओलिविया का चेहरा उतर जाता है। रात का खाना सादा है, 4 सब्जियां और सूप जो 3 लोगों के लिए काफी है, पर दादी को भूख नहीं है। कुछ निवाले खाकर वो अपनी उंगलियां समेट लेती हैं। पोते दामाद, मैं थक गई हूं, चलो घर चलें, खुद को थकाओ मत, आज रात घर पर ही आराम करो। ये आंगन किसी रिटायरमेंट होम जैसा है जहां इलाज की सारी मशीनें मौजूद हैं। दादी घबराकर मेरा हाथ थाम लेती हैं। तो क्या तुम यहां रुककर मेरा साथ दोगे? मैं माथे पर बल डालकर ओलिविया को देखता हूं। सच कहूं तो मुझे भी दादी की फिक्र है, पर ओलिविया को लगता है कि मैं उनके जरिए उसके करीब आना चाहता हूं। वो कभी नहीं मानेगी। ओलिविया पल भर के लिए खामोश हो जाती है, फिर कहती है, ठीक है। वो मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखती है कि मैं अपनी हद पार ना करूं। खाने के बाद मैं दादी को उनके कमरे में आराम करने ले जाता हूं। दादी आज वाकई बहुत थक गई हैं। उनकी तबीयत फिर बिगड़ सकती थी। लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। वो बहुत बेचैनी में सो रही हैं, इसलिए मेरे पास उनके पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। खिड़की के बाहर ओलिविया गंभीर खड़ी है। मेरी दादी को क्या हो रहा है? घर के डॉक्टर ने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। वो आह भरते हैं। मुझे नहीं पता दादी इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हैं, पर मैं समझ सकता हूं कि वो इतनी परेशान क्यों हैं। उन्हें डर है कि उनका पोता दामाद चला जाएगा। उन्हें लगता है वो इस साल नहीं बचेंगी। उन्हें डर है कि उनके जाने के बाद आपका कोई सगा नहीं बचेगा। ये पोता दामाद ही इकलौता है जिसे वो आपके साथ छोड़ना चाहती हैं। ओलिविया सुन रह जाती है। उसकी आंखों में कई जज्बात उमड़ रहे हैं जिन्हें वो दबा नहीं पा रही। काफी देर बाद वो शांत होती है। वो चांदनी में खड़ी है और फिर अचानक मुड़कर मुख्य घर की तरफ चल देती है। फ्रैंक को खाना हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसने अभी 2% शेयर खो दिए हैं। सिंडी की मां में बहुत नाराज है। उसकी बातों में तन साफ नजर आ रहा है। क्या रयान तुम्हारे परिवार का नाजायज बेटा नहीं है? वो दादी को अपनी बातों में फंसा सकता है, पर तुम नहीं। फ्रैंक बस सिर झुकाकर माफी मांग सकता है। आंटी, मैं रयान की तरह मीठी बातें करना नहीं जानता। मैं हिकारत से हंसती है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। वो 2% शेयर वापस लेकर आओ, वरना सुलिवन परिवार में शादी का सपना भूल जाओ। फ्रैंक अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहा। वो खाना खत्म करता है और जाने ही वाला होता है कि ओलिविया वापस आ जाती है। उसके आते ही कमरे में एक भारी तनाव छा जाता है। वो सजे हुए खाने को देखती है और उसका चेहरा और सख्त हो जाता है। दादी ने आज रात कुछ नहीं खाया और तुम सब यहां मजे कर रहे हो। मैं उसका चेहरा देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। सिंडी के पिता एरिक पूछते हैं, ओलिविया तुम यहां क्यों आई हो? ओलिविया अपने भाई को नजरअंदाज कर फ्रैंक को देखती है। चूंकि सगाई नहीं टूटी है तो वो अब सुलिवन परिवार का हिस्सा है, सही ना? अगर वो सुलिवन है तो उसे हमारे नियम मानने होंगे। इसने आज बड़ों का अपमान किया है। इसकी सजा यह है कि ये पूरी रात पूर्वजों के हॉल में घुटनों के बल बैठेगा। ओलिविया बिना किसी जवाब का इंतजार किए अपने पीछे खड़े लोगों को इशारा करती है। 2 बॉडीगार्ड्स चलकर फ्रैंक के पास जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक, कृपया हमारे साथ चलिए।
फ्रैंक मिन्नत भरी नजरों से सिंडी की तरफ देखता है, पर वो परिवार की मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके पास बॉडीगार्ड्स के पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले वो सिंडी को पूछते हुए सुनता है, आंटी ओलिविया, रायन का क्या हुआ? क्या वो चला गया? तभी ओलिविया चेतावनी देते हुए जवाब देती है, वो मेरा मेहमान है। वो आज रात सुलिवन हवेली में ही ठहरेगा। फ्रैंक बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे पूर्वजों के हॉल तक जाता है। लेडी ओलिविया ने कहा है कि आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए आप सुलिवन पूर्वजों के हॉल में कदम नहीं रख सकते। बाहर घुटनों के बल बैठिए। बाहर पत्थर की सख्त टाइलें लगी हुई हैं। फ्रैंक कुछ कहना चाहता है, पर दोनों बॉडीगार्ड्स हाथ पीछे बांधकर उसे बेरुखी से देख रहे हैं। रात बहुत सर्द है। फ्रैंक कांप उठता है और हड्डियों को चीर देने वाली ठंड उसके घुटनों के रास्ते पूरे शरीर में समाने लगती है। वो थोड़ा आराम से बैठने की कोशिश करता है, पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स द्वारपालों की तरह उसे घूर रहे हैं। वे कुछ कहते नहीं, पर उनकी मौजूदगी ही खून जमा देने वाली है। अगले दिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक गुलाबी कंबल ओढ़े बिस्तर पर पाता हूं, जो दादी के कमरे की सजावट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उठने और हाथ मुंह धोने के बाद मैं दादी और ओलिविया के साथ नाश्ता करने पहुंच जाता हूं। मेज पर तली हुई मीठी पूरियों की एक प्लेट रखी है। दादी तुरंत एक पूरी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं। ओलिविया माथे पर बल लाती हैं, दादी आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको इतना ज्यादा तेल और चीनी वाला खाना नहीं खाना चाहिए। जब वो सोच रही होती है कि दादी को कैसे रोका जाए, तभी वो मुझे शांति से कहते हुए सुनती है, दादी ये मीठी पूरी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर वो लालची और जिद्दी बूढ़ी औरत वो पूरी मेरे ही मुंह में डाल देती है। वो खुशामद करते हुए मुस्कुराती हैं। नाती दामाद, ये वाली मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी है। ओलिविया मुझे बहुत गौर से देखती है। उसे समझ नहीं आता कि दादी मेरी बात इतनी ज्यादा क्यों मानती हैं। मैं बिना किसी झिझक के वो पूरी खाता हूँ और फिर ओलिविया की तरफ देखता हूँ। वैसे जब हम थोड़ी देर बाद मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट साथ लानी होगी। दादी जिज्ञासा के साथ पूछती हैं, तुम दोनों रजिस्ट्री ऑफिस क्यों जा रहे हो? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। पर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मैंने ये कहा, दादी बोल उठी कि खोया नहीं है। वो जल्दी से बेडरूम में जाती हैं और 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट लाकर मुझे और ओलिविया को थमा देती हैं। मैं अपने हाथ में मौजूद सर्टिफिकेट को सदमे में देखता रह जाता हूँ। मुझे अचानक एहसास होता है कि दादी ने पहली मुलाकात में ही मुझे नाती दामाद क्यों कहा था। उन्हें शुरू से ही पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। मुझे लगता है कि सच का एक सिरा अब मेरे हाथ लग गया है। मैं तुरंत दादी से पूछता हूँ, दादी ये मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास कैसे आया? दादी के चेहरे के भाव सुन पड़ जाते हैं और उनकी आंखों में एक धुंधलापन सा आ जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर मिस सुलिवन और मेरी शादी कैसे हुई थी? दादी बस अपना सिर हिलाती रहती हैं। मुझे कुछ याद नहीं। मैं थोड़ा बेचैन होने लगता हूँ। दादी थोड़ा और जोर डाली, बस बहुत हुआ। ओलिविया धीमी और सख्त आवाज में बोलती है और मेरा रास्ता रोककर दादी के सामने खड़ी हो जाती है। वो मेरी तरफ बिल्कुल बेरुखी से देखती है। रायन, ये सर्टिफिकेट असली है। अब आगे क्या? तुम ये कहोगे कि रजिस्ट्री ऑफिस जाने की अब कोई जरूरत नहीं है? तो तुम्हारा शुरू से यही मकसद था। पहले तुमने रजिस्ट्री ऑफिस जाने का सही बहाना ढूंढा ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, और फिर दादी को अपनी बातों में फंसाकर ये नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया ताकि वो यकीन कर लें। मुझे उसके लहजे में कड़वाहट महसूस होती है और मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगता है। वैसे भी हमें आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तलाक ऐसी चीज नहीं है जो रजिस्ट्री ऑफिस के एक चक्कर में सुलझ जाए। पिछले 2 सालों से हम कानूनन पति पत्नी हैं और संपत्ति के बंटवारे के कई मसले हैं, इसलिए हमें पहले एक तलाक के समझौते पर साइन करने होंगे। ओलिविया बात खत्म करके मुझे गौर से देखती है। मैंने थोड़ा रुककर बेमन से कहा, जैसी आपकी मर्जी। क्या ये एक्टिंग इतनी अच्छी है या ये मैरिज सर्टिफिकेट वाकई में असली है? ओलिविया को अचानक उलझन होने लगती है। वो बस सर्टिफिकेट उठाती है और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल देती हैं। पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करना। मैं दादी को भरोसा दिलाने के लिए उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। जैसे ही हम पार्किंग में पहुंचते हैं, मैं देखता हूं कि लिंडा पीले पड़े हुए चेहरे वाले फ्रैंक को सहारा दे रही है। मुझे बाहर आता देख वो गुस्से में दौड़कर आती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी ही होगी। रायन, तुम एक नाजायज औलाद हो, पर लॉकवुड परिवार ने तुम्हारी पहचान को आड़े नहीं आने दिया और तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया। यकीनन तुम्हें हमारी मेहनत का मान रखना चाहिए। तुम्हें लॉकवुड परिवार का कर्ज उतारना चाहिए। मैं पिछले 20 सालों से ये बातें सुन रहा हूं और अब मुझे ये सब मजाक लगता है। मुझे खामोश देखकर लिंडा को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे पास लॉकवुड परिवार का कर्ज चुकाने का एक मौका है। रायन, क्या दादी तुम्हारी बात नहीं मानती? जाओ और उनसे